हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। पार्ट नंबर 2 वीडियो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको पार्ट नंबर फर्स्ट आपने जरूर देखा होगा, जहाँ पर हमने टॉप 30 क्वेश्चन जो थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में से किए थे। आज इस पार्ट नंबर 2 में भी हम सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, यानी अगेन आज हम 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, जहाँ पर फिजिक्स में से आपको 10 क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे, केमिस्ट्री के सेक्शन में से भी हम 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे, एंड मैथमेटिक्स में से भी हम 10 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड चैप्टर नेम जो है आपका फिजिक्स में आज हम जिस क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है दैट इज मोर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यहाँ पे हम उठाएंगे। एंड मैथमेटिक्स में जो आज का हमारा चैप्टर है दैट इज योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आपसे कहता क्या है, बोला गया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। तो ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर आपको पता है इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरी तरीके से रेजिस्ट करते हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि उनमें से करंट फ्लो ना हो पाए। तो इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है हाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज इनफाइनाइटली हाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बोला गया है एक इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट and 100 watt when it is operated 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड इज। अब इतना तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि पावर जो है वो किस तरीके से कंज्यूम होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो हम देते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ पर देखो ना ही तो आपको r दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर एंड किसकी बात हुई है, आपकी वोल्टेज की बात हुई है। तो यहाँ से पहला वाला ये वाला केस निकाल के देख लो। अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्रॉस इस तरीके से कर दो, दैट इज योर पावर। तो देखो आपके पास 220 को बेटा दो बार मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो बेटा पावर कितनी बोली गई है पहले 100। तो 10 के साथ 10, एक जीरो के साथ एक, तो 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करते कितना आता है 484 ओम, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब हमने पावर किसके लिए निकालनी है, जो कि बेटा आपके पास वोल्टेज कितनी दी गई है 110 वोल्ट। तो मेरे पास सेम यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी, पावर विच इज इक्विवेलेंट टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब मुझे रेजिस्टेंस के साथ कोई मतलब नहीं, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए। रेजिस्टेंस मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या की थी, कैलकुलेट की थी। तो v स्क्वायर, लेकिन हमने कौन से ऊपर जो है ऑपरेट किया है इसको 110 मल्टीप्लाई विद 110 डिवाइडेड बाय r हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 484। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये जो है सिंप्लीफाई हो गया। अगर मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ बेटा, देखो जरा 2 के साथ चला जा रहा है, 2 4 2, तो 2 5 जा एंड 2 5 जा एंड बेटा अगेन 2 5 जा। ठीक है, तो इसको जो मल्टीप्लाई बेटा हम करेंगे पूरा सॉल्व करके, तो ये मेरे पास आंसर आएगा 25 वॉट, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, पावर निकाल रहे हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे आना था आपका 110 है और बेटा 2 है, 5 10 और 2 5। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप इसको फर्दर जो है अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, नाइदर स्केलर नॉट वेक्टर, समटाइम्स स्केलर होती है समटाइम्स वेक्टर होती है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेटा जब हम कभी भी बात करते हैं तो ये आती है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पोटेंशियल की बात हो रही है, तो पोटेंशियल जो है किस टाइप का है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, तो ये किस टाइप का रहेगा आपके पास, स्केलर क्वांटिटी रहेगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं। बोला गया है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो बेटा पावर के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, या बेटा हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, पावर v इज इक्वल टू IR। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे वोल्टेज का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय बेटा रेजिस्टेंस। तो ये तो बेटा आपके पास v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम, ये कहीं पर भी आपको मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो वोल्ट। ठीक है, एंड करंट को बेटा किस में मापते हैं हम, एम्पियर में। इट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोला क्या गया है यहाँ पे, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर, ईच ऑफ रजिस्टर में 4 रजिस्टर बनाने हैं बेटा आपको, जिन सबकी रेजिस्टेंस जो है वो ये होनी चाहिए। तो अभी सी बात है कि बेटा क्या बन जाएगा, ये 4 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा 2 ओम। तो अभी सी बात है ऑप्शन नंबर ए। या इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो
कितनी रेजिस्टेंस के बनाने हैं, हर एक रजिस्टर को कितने रेजिस्टेंस का होना चाहिए, 1/2 ओम को, और कितने बनाने हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आप किसके साथ 4 बनाने हैं तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका क्या आएगा, ये 2 ओम क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे रजिस्टिविटी की बात हुई है कि रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, तो अभी से बात है कि आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है रेजिस्टेंस के लिए, रो एल ए। अब ये जो आपके पास रो है इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बोल देते हैं। अब ये जो है बेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, समझते चलो, वेरी किस तरीके से करती है, पहले ये समझ लो। ये जो आपके पास रजिस्टिविटी है जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये बेटा वेरी करती है आपके टेम्परेचर के साथ, वेरियस विद टेम्परेचर, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड बेटा नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, अगर आप नेचर ही क्या कर दो, मटेरियल का चेंज कर दो, मीन्स आपके पास कॉपर वायर है, कॉपर को आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, नाइक्रोम के साथ या किसी और वायर के साथ, ठीक है। तो डज नॉट चेंज, अब देखो किसके साथ ये चेंज नहीं होगी, तो ये चेंज नहीं होगी किसके साथ, मटेरियल अगर चेंज कर दो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो रजिस्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। टेम्परेचर चेंज कर दो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने अभी बताया कि वेरीज कर दी, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। सी बोला गया था शेप, अब शेप जो है किसी भी रजिस्टर की आप किसी भी तरीके से कर दो, चाहे आप उसको सर्कुलर बना दो, लॉन्ग वायर बना दो, चाहे आप स्क्वायर बना दो, चाहे आप रेक्टेंगल बना दो, किसी भी वायर का, ठीक है, रजिस्टर का, तो उसकी वजह से आपकी रजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और हमने यही बताना था कि रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ द रजिस्टर इज अनचेंज्ड, ठीक है। एंड लास्ट में आपको बोला गया बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, दोनों चेंज हो जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि चेंज करेगा ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है एक इलेक्ट्रिकल केटल है, पावर बेटा ये किलोवाट, यूनिट टारगेट मीन्स आपने यहीं पे पकड़ लिया कि ये क्या है, किलोवाट, तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो। उसके बाद बोला क्या गया है व्हेन ऑपरेटेड एट, मतलब 220 वोल्ट, तो बेटा V भी आपको दिया गया है 220 वोल्ट। पूछा क्या गया है, अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर, कितनी रेटिंग के साथ जो है आपकी फ्यूज वायर जो है यूज करनी चाहिए, तो मीन्स आप यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे करंट जो है कितना रहने वाला है, कितनी रेटिंग का जो है फ्यूज वायर जो है आप वहां पे यूज करोगे जब आपकी पावर जो है वो 1000 वॉट है, एंड आपके पास जो वोल्टेज है वो बेटा कितनी है, 220 वोल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करोगे, पावर विच इज इक्विवेलेंट टू V इंटू आई, निकालना क्या है आपने, आई ही तो निकालना है, ये कितना बन जाएगा P डिवाइडेड बाई B, पावर कितनी बोली गई है 1000 और 220 वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है इसको जरा मल्टीप्लाई करो 4, आपके पास 4 कितना बनेगा बेटा, ये 4.458, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 4.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली बेटा किसके इक्वल आ रहा है, आपका 5 एम्पियर के इक्वल आ रहा है, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा के गया है कि एक इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, लेंथ L बोला गया है, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस R है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है रो एल ए ये है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ another conductor of same material and same resistance but of the double length, it means न्यू आपके पास जो रेजिस्टेंस बनी, लेंथ बेटा क्या है सेम रही, ठीक है, एंड एरिया जो है बेटा, अब सॉरी लेंथ जो है बेटा चेंज हो गई है, 2L हो गई है यहाँ पे 2L, एंड एरिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको मैं मान लेती हूँ कि 2L यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब R जब ऐसे क्वेश्चन आए तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, एक तरफ क्या है रो L बाय A, दूसरी तरफ क्या है रो 2L बाय A डैश, ये न्यू रेजिस्टेंस है न्यू कंडक्टर की, ये पहले वाले की है, ठीक है, तो रो एल बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गई, यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ पे देखिए जरा आप, यहाँ पर बचता है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय ए और दूसरे से बचता है 2 डिवाइडेड बाय बेटा ए डैश, आपको क्या निकालना है, नया एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ चला आएगा ए डैश विच इज इक्विवेलेंट टू 2a, तो 2a बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता क्या है, टू बल्ब्स ऑफ 100 वॉट एंड 40 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगा दिया है, तो करंट जो है
अगर इस वाले बल्ब में बेटा कितना जा रहा है 1 एम्पीयर जा रहा है, तो दूसरे बल्ब यानी 40 वॉट के बल्ब में कितना करंट जाएगा। तो आप ये देखो यहाँ पे क्या बोला गया है सीरीज में, तो सीरीज में आपका करंट क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, सिर्फ वोल्टेज क्या करती है वहां पे डिफर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन आर। डिपेंड्स अपॉन आर मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ठीक है, आर नहीं है बेटा ये, ठीक है, सो सॉरी फॉर द मिसप्रिंट। पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है किसी मेटालिक वायर की कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो बेटा मैंने अभी बताया, ना ही जो आपके पास जो फॉर्मूला है रो एल ए, ठीक है, मैंने अभी बताया कि ये वेरी किस तरीके से करती है, वेरी करती है टेम्परेचर के साथ एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। इट मींस ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। रेजिस्टिविटी जो है आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, ठीक है, ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं केमिस्ट्री पोर्शन की। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर फॉर अ गैस। इंडिपेंडेंट बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो किसी भी टेम्परेचर, कोई भी गैस का जो टेम्परेचर रहता है वो मेनली डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड प्रेशर के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ वेपर डेंसिटी है जिसके ऊपर आपका टेम्परेचर जो है वो क्या नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, और वही हमने फैक्टर यहाँ पे बताना था कि मींस ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी से हम क्या समझते हैं कि वेपर डेंसिटी जो है किसी भी गैस की रिलेटिव टू द जो भी आपके हाइड्रोजन के साथ हम इसको लेते हैं, टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जब हम बात करते हैं वेपर डेंसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बोला क्या गया है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस यानी ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि हमने मेजर जो है किस तरीके से करना है, वॉल्यूम को या किसी गैस के प्रेशर को। क्योंकि जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो की, तो एब्सोल्यूट जीरो का बेटा क्या मतलब हो जाता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस क्या बन जाते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम एंड जो प्रेशर रहते हैं बेटा ये क्या बन जाते हैं, जीरो बन जाते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो हमें क्या शो कर रहा है, इट इज अ मेजर ऑफ किसका, आपके वॉल्यूम का, एंड इट इज अ मेजर ऑफ प्रेशर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ किसकी बात हुई है, वॉल्यूम की बात हुई है, और यही क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे प्रेशर बोला गया होता तब भी ये क्या रहना था, बिल्कुल सही रहना था, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर हम सिर्फ क्या मेजर करते हैं, किसी भी गैस का वॉल्यूम और किसी भी गैस का प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ्स रिलेट्स बी एंड टी। तो अभी सी बात है कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के, सॉरी वॉल्यूम नहीं है बेटा ये, दिस इज योर, यस बेटा ये वॉल्यूम ही है। ठीक है, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करता है, चार्ल्स लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल किस तरीके, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये अगर डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मींस किस टाइप का ग्राफ आता है आपके पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू अ राइज ऑफ। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, आपने इसको क्या करना है, सिंपल वैल्यू ही तो बतानी है। अब यहाँ पे ये केवल ये भी पूछा जाता है कि ये जो डिग्री सेल्सियस है विच इज इक्विवेलेंट टू 5/9, और यहाँ पे जो फारेनहाइट है माइनस कितना माइनस करते हैं हम, -32। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या रह जाता है, बिल्कुल सही आंसर रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बोला क्या गया है द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेडिक्ट्स दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस असेंबली डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो obvious सी बात है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेटा किस फॉर्मूले के थ्रू दिया जाता है, 3/2 RT। तो आप खुद देखो ये तो बेटा कांस्टेंट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के केवल बेटा यहाँ पे के टी भी लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बोला कि गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट विल बी पैराबोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर यानी
प्रेशर एंड यहाँ पे 1 आपके पास किस तरीके का बेटा ग्राफ रहता है, दैट इज योर, लेट मी करेक्ट दिस, टेम्परेचर क्या है बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है। टेम्परेचर को हमने क्या माना यहाँ पे कांस्टेंट माना, ठीक है। तो इट मींस आपका ग्राफ किस किस के बीच में आएगा, एक आएगा आपके पास वॉल्यूम के बीच में और एक आएगा बेटा आपके पास किसके, प्रेशर के बीच में। तो ये जो ग्राफ रहता है ये बेटा किस तरीके का आता है, आपका पैराबोलिक आता है, ठीक है, पैराबोलिक आता है, ये इस टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है। तो बेटा पैराबोला कब बन रहा है, ग्राफ किस किस के बीच में है, वॉल्यूम के बीच में एंड प्रेशर के बीच में, जो कि कहाँ पे दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया। अब ये पैराबोला जो है वो आप किसी भी तरीके से इसको क्या कर सकते हो बेटा, ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन होगा क्या, ये एक पैराबोला को ही शो करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज एनर्जी इन एन आइडियल गैस, की जो एनर्जी रहती है किसी भी आइडियल गैस की वो क्या रहती है। तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी आइडियल गैस की कंप्लीटली क्या रहती है आपकी, काइनेटिक रहती है, क्योंकि उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं आइडियल गैस में वो सारे के सारे क्या रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं, ठीक है। रैंडम मोशन में यानी लगातार घूमते रहते हैं। तो जो घूमती रहती है चीज उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मूव करने का मतलब क्या है कि वो कभी भी रेस्पिरेशन के ऊपर नहीं आएंगे, तो उनके पास कौन सी टाइप की एनर्जी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में है ये। अ गैस इज फाउंड टू हैव अ फॉर्मूला, बेटा ये आपको बोला गया है इफ इट्स वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी की वैल्यू दी गई है तो आप डायरेक्टली क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या कहता है आपको, दैट इज योर मॉलिक्यूलर, दैट इज योर मॉलिक्यूलर बेटा क्या मास विच इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू बेटा क्या वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास बेटा किसका आएगा, इसका आएगा, यानी x ब्रैकेट में CO कार्बन एंड ऑक्सीजन, 2 इंटू वेपर डेंसिटी की वैल्यू भी आपको दी गई है 70। अब देखो मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना होता है 12 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है दैट इज योर 16 और यहाँ पे कितना है 140। इट मींस 28x विच इज इक्विवेलेंट टू 140 बने, तो x विच इज इक्विवेलेंट टू 140 डिवाइडेड बाय 28, तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 5 के साथ कंप्लीटली क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो इट मींस ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट किस में होती है, तो बेटा जिसमें रैंडम मोशन लगा रहा होगा, ठीक है। इट मीन्स उनके जो पार्टिकल्स रहेंगे गैस मॉलिक्यूल के वो क्या रह रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो अभी सी बात है सॉलिड तो होगा ही नहीं, लिक्विड्स में भी नहीं होगा, गैसेस में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल्स की वो क्या रहती है, हाईएस्ट रहती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो बेटा टॉर बार एंड पास्कल ये सारे के सारे यूनिट है किसके, प्रेशर के। सिर्फ न्यूटन जो है वो प्रेशर का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये किसका यूनिट है, आपके फोर्स का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की। मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ध्यान से देखिए, सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल किसके, 3 के, तो बना लो जरा 3, दूसरा कितना आएगा 6, फिर 9, फिर 12, फिर कितने बनाने हैं बेटा 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, हमने 5 ही बनाने थे, ठीक है। अब देखो अब हम चैप्टर कौन सा है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट मींस फर्स्ट टर्म बेटा क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। nth टर्म कौन सी है आपके पास, n विच इज इक्विवेलेंट टू 15, ठीक है। nth टर्म जो है सॉरी nth टर्म बेटा क्या है 5 है आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है सॉरी n जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स बेटा कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या थी 15 थी, ठीक है, उसको अभी हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे देखो सम ही पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए आपको d की वैल्यू, ठीक है। इसका और इसके बीच में डिफरेंस, इसका इसके बीच में कहीं पर भी डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आएगा बेटा 3 ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो बेटा फॉर्मूला लगा दो जरा, किसका निकालना है 5 का, तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा यहाँ पे n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और बेटा d एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सम किसी भी n टर्म का आपने फाइंड आउट करना है, nth सम ऑफ द nth टर्म, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 ही है, तो मैंने यहाँ पे s बेस में क्या लिखा है 5 लिखा है, तो n की वैल्यू बेटा कितनी है 5, 5 बाई 2, 2 इंटू a यानी 3
n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बेटा 5, 5 माइनस 1 कितने बने बेटा 4, 4 इंटू 3 ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो 5/2 तो ये कितना बना 6 प्लस 12 कितना बने 18, तो 9, तो आपके पास कितना बना ये 45, 45 बेटा कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इन एन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म आपको दी गई है ये बेटा ए एन है बेस में, ठीक है, एंड सम ऑफ द एन टर्म आपको भी दी गई है, तो आपने एन कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो निकालना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला लगा दो जरा यही वाला, सम ऑफ द एन टर्म कितना होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आप इतना देखो यहाँ पे एस एन विच इज इक्विवेलेंट टू, इसको मैं a प्लस ए लिख सकती हूँ प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये अब ये जो टर्म है ये बेटा किसको रिप्रेजेंट करती है, ये फोर टर्म दैट इज योर ए एन, तो ये फॉर्मूला क्या डिड्यूस हो जाएगा दैट इज योर a प्लस ए एन। मेरे पास क्या सम ऑफ एन टर्म दिया गया है, ऑफ कोर्स कितना है ये 399, क्या मेरे पास a है और 1 है, और बेटा ये कितना है आपके पास ए एन की वैल्यू भी मेरे पास है दैट इज योर 20, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास इसको जरा सॉल्व करके देख लो, ठीक है। एन टर्म जो है मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेटा कितना बनेगा 399, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको क्या कर लो डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 21, तो 21 को बेटा जरा डिवाइड करके देखो जरा, लेट मी डायरेक्टली यहाँ से कितना आ गया 21 को बेटा डिवाइड कर दो कितना आ गया बेटा 19, तो बेटा क्या 19 है ऑप्शन में, हाँ बेटा ऑप्शन नंबर ए में जो है वो क्या है बिल्कुल सही आंसर है, यानी 19 जो है इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और वैल्यू जो है आपको 19 जो है, लेट मी करेक्ट दिस, इस क्वेश्चन का बेटा थोड़ा सा फिर से हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एन टर्म तो आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो लेट मी करेक्ट दिस, मुझे फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास एस एन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एस एन विच इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज आपको पता है नॉर्मल सी बात है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे n जो है आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 399, तो ये 2 को अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाती हूँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसकी वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास होल इक्वेशन क्या बन जाएगी 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास n टर्म के लिए फॉर्मूला आता है वो बेटा वो कितना आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे ए एन की जो वैल्यू है ये ऑलरेडी दी गई है दैट इज योर 20 विच इज इक्विवेलेंट टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये बेटा इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेती हूँ, इस इक्वेशन को बेटा 2 मान लेती हूँ। अब इस तरीके से मैं सॉल्व करना चाहती हूँ इस क्वेश्चन को, मुझे पहले वाले को आपके सॉल्यूशन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन दोनों को मैं क्या करती हूँ सॉल्व कर लेती हूँ, तो obvious सी बात है कि इसको मल्टीप्लाई करके बेटा कितना आएंगे दैट इज योर 8 9 एंड 7 और यहाँ पे देखो जरा मैं इस वैल्यू को जो है इसको क्या कर दूं, दोनों को क्या कर दूंगी प्लस कर दूंगी दोनों इक्वेशन को, तो 798 एंड यहाँ पे बेटा सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, ये तो सारी की सारी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा 2n, और बेटा इसको जरा मैं इसको n टर्म ही मान के चल रही हूँ, तो 2n प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा 19, क्योंकि a की वैल्यू बेटा कितनी बोली गई है 1, ठीक है। 19 n की वैल्यू, क्योंकि हम n टर्म की ही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो देखो यहाँ पे कितना बनेगा 21n और यहाँ पे कितना बनेगा 798, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी n दैट इज योर 798 डिवाइडेड बाय 21, तो बेटा कितने बन जाएगा 38। अब ये 38 जो है बेटा आपके ऑप्शन नंबर सी में है, एंड यही इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल सही आंसर है। तो जो मैंने पहले वाला मेथड आपको बताया है उस तरीके से आपने इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। वो मेथड मुझे भी डाउट था, तभी मैंने आपको ये थोड़ा दूसरे तरीके से मैंने यहाँ पे इसको पूरे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके बताया है आपको, ठीक है। तो 38 जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपको दी गई हैं, एपी की सीरीज भी आपको यहाँ पे मेंशन है और सम निकालना है बेटा आपने कितनी सम ऑफ 16 टर्म्स का,
ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखो फर्स्ट टर्म बेटा आपको पता लग ही जा रही है, ए है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस बेटा कितना है 10 माइनस 10 और 6। तो बेटा दूसरे में से हम पहले को क्या करते हैं a2 माइनस a1 करते हैं, ठीक है, फिर a3 माइनस a2 करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो -4 का आ रहा है, इसको फिर इसके साथ, तो d जो है वो कितना आया मेरे पास -4, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म जो है बेटा ऑलरेडी 16 यहाँ पे है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जरा लगा के देख लो आप। फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा आपके पास, देखो आपने 16 टर्म्स का निकालना है, दैट इज योर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाइए 2 इंटू ए यानी आपके पास 10 है प्लस एन, एन कितनी है आपके पास 16 माइनस 1 और डी बेटा कितना है -4, ठीक है। तो 20 प्लस कितने बने बेटा 15 एंड यहाँ पे माइनस करो इसके बाद 4। ऑब्वियसली बात है कि 20 माइनस कितने बन जाते हैं, ये 60 बन जाते हैं, ठीक है। 60 बन गए मेरे पास, तो मेरे पास कितना आया ये बेटा, यहाँ पे हम फॉर्मूला तो लगा ही नहीं रहे हैं n/2 का, ठीक है। फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। n/2 ब्रैकेट में आता है बेटा ये, ठीक है। यहाँ पर भी n कितना है 16/2, ठीक है, साथ में लेके चलो। अब 8 आ गया और यहाँ पे भी 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा कितना आएगा, इसको जरा सब्ट्रैक्ट करो, -40 आएगा। -40 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, तो ये कितना आएगा, दैट इज योर -320, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ, आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, फॉर्मूला लिखना है, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, दैट इज द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल टर्म्स इज। इट मीन्स वो फेमस मैथमेटिशियन जो है उनका नाम क्या था जिन्होंने फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का जो है वो सम करने का हमें फॉर्मूला दिया था, जिस फॉर्मूले की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज एस एन विच इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की बेटा हम बात कर रहे हैं। तो ये किसने दिया था, ये दिया गया था आपके गॉस के थ्रू, ठीक है। गॉस जो थे वो क्या थे, फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे निकाल के देख लो, n की जगह पे आप कितना पुट करोगे बेटा 100/2 2a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो बेटा कहाँ तक लेके जाना है आपने 100 नेचुरल नंबर तक लेके जाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट टर्म क्या बनेगी यहाँ पे 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 100, तो बेटा माइनस कर लो 19 एंड डिफरेंस बेटा कितना कितना है यहाँ पे ओनली 1 है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा मेरे पास 50 और इसको जरा 2 प्लस 99 करके देख लो तो 50 और ये कितने बने मेरे पास 101, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये 50 50, ठीक है। तो ये जो थे ये भी पूछा जाता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको फॉर्मूला जो है बिल्कुल कंप्लीटली मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको ये बोली गई है बेटा, ठीक है। और फोर्थ टर्म यहाँ पे मेंशन हुई है, ठीक है। और आपको पूछा क्या गया है यहाँ की फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज, यानी फोर्थ टर्म क्या रहेगी। तो ऑब्वियसली बात है कि हम एंड टर्म किस तरीके से निकालते हैं, दैट इज योर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब a जो है आपके पास, ऑब्वियसली बात है a की जो वैल्यू है वो कितनी बोली गई है आपके पास एंड ऑफ द, ठीक है। यानी यहाँ पे a की जो वैल्यू अगर मैं पुट करना चाहूँ, मुझे क्या निकालना है a4, ठीक है, क्योंकि 4 टर्म की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे a क्या बन जाएगा, हम क्या करेंगे इस सीरीज को रिवर्स कर देंगे क्योंकि एंड ऑफ द एपी पूछा गया है, ठीक है। तो इट मीन्स ये सीरीज क्या बन जाएगी आपके पास, सीरीज को बटा मैं यहाँ पे लिख देती 49 सो ऑन टू -5 बनेगा, फिर -8 बनेगा एंड लास्ट में क्या बनेगा आपके पास 11 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद देखो जरा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म बेटा क्या आ रही है ये आ रहा है। डिफरेंस की अगर बात करो आप, ठीक है, डी की वैल्यू जो है -8 एंड -5 कितने बन जाते हैं, दैट इज -3, ठीक है। एंड n जो है बेटा कितना बोला गया है क्वेश्चन में ही मेंशन है, दैट इज 4। तो ऑब्वियसली बात है कि a के प्लेस पे मैं क्या करूंगी 49, n यहाँ पे कितना बोला गया 4 माइनस 1, d डिफरेंस कितना निकालना -3। तो यहाँ पे कितना बना ये 49 प्लस 3 है और यहाँ पे बेटा माइनस के 3। तो ऑब्वियसली बात है 49 माइनस 9 कितने बने ये 40, तो बेटा जो कि कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर सिर्फ आपने क्या मेमोराइज करना है, एंड ऑफ द एपी पूछा गया है, यानी जो भी सीरीज दी गई होगी आपने उसको क्या कर देना है रिवर्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से आपने उसको लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है इफ 7 टाइम्स
the 7th term of an AP is equal to 11th times its 11th term, then its 18th term will be। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मैं फर्स्ट वाली कंडीशन की अगर यहाँ पे बात करूँ, बोला गया है कि 7th टाइम्स ऑफ द 7th टर्म, कितना है वो, आपको कितना बोला गया है, इस 11th टाइम्स ऑफ द, ये बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज में बेटा ये किसका फॉर्मूला आपको शो हो रहा है, ए एन का ही तो फॉर्मूला है, ये भी क्या है, ए एन का ही फॉर्मूला है। अगर आप इस वैल्यू को पुट करते जाओगे तो बेटा क्या बनेगा आपके पास, दैट इज योर 7 ए प्लस 7 माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू डी, ये बोल रहा है ये फॉर्मूला। ठीक है, एंड दूसरी तरफ बेटा क्या है आपके पास, दैट इज योर ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे बेटा क्या बना, 7 बाहर है, a प्लस 6d, और यहाँ पे कितने बचे, 11 a प्लस 10 d। ठीक है, तो इनको जरा क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 7 a प्लस 42 d, यहाँ पे कितना बचा, 11 a प्लस 110 d। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो सेम टर्म्स हैं उनको क्या कर लो बेटा, इक्वेट कर लो। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, 11 a एंड 7 कितना बना बेटा, 4a प्लस, ये क्या है आपके पास, आप 110 में से 42 को घटा दो जरा, कितने बनेगी, ये 68 विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, अब ये 4 है और यहाँ पे देखो a प्लस 4 के साथ क्या कर दो, थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये बना। अब यहाँ पे खुद देखो जरा, a प्लस 17d विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या बना, d। तो ये बेटा किसका फॉर्मूला आ रहा है, आप खुद देखो, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी का ही तो ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, a 18th बोल सकती हूँ। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 0 के इक्वल आ रहा है ये। ठीक है, इट मींस ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बोला क्या गया है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच, बेटा ये a बेस में 18 है और ये a बेस में क्या है, इट मींस अगर मैं इसको लिखूं a और ये कितना है, a 14 विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा 32। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमने निकालना है। अब ये जब आपको वैल्यू दे दी गई है, इट मींस बेटा ये किसको शो कर रही है, जिस तरीके से हमने अभी पीछे किया, a प्लस एन, एन बेटा कितना है यहाँ पे 18 है, दैट इज योर 18 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दूसरी तरफ यानी माइनस ही करेंगे, दैट इज योर a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वलेंट बेटा कितना 32। ठीक है, किसका फॉर्मूला लगाया है हमने यहाँ पे, a n विच इज nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सम का अलग है, सम का बेटा क्या रहता है, एस एन, दैट इज योर n बाई 2, जो जिसको हम क्या कर रहे थे, यहाँ से इसको काउंट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपने भूलना नहीं है, दैट इज योर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखो जरा, a प्लस कितना बनेगा, 17d बनेगा, माइनस a, ठीक है, ब्रैकेट में रखते हैं अभी तक इसको। ठीक है, a प्लस 13d विच इज इक्वलेंट टू बेटा 32। सेम वाले टर्म्स को क्या कर दो आप यहाँ पे, अब a तो a के साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, 17 में से कितने बेटा बीच में माइनस माइनस है, कितनी बनेगी 4d विच इज इक्विवेलेंट टू 32। d बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली 8, तो यानी कॉमन डिफरेंस जो है बेटा कितना है आपका 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज 210। ठीक है, यानी a आपके पास 21 है, डिफरेंस की अगर बेटा यहाँ पे बात करो तो कितना आएगा 20, तो 21 आपका डिफरेंस है, एंड ए एन कितना बोला गया है आपको, दैट इज 210। ठीक है, अब आपको पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी इज 200, कौन सी टर्म है ये, कौन से नंबर के ऊपर आ रही है। तो आपने क्या लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, a एन विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विच टर्म पूछा गया है, सम तो पूछा नहीं गया है, तो obvious सी बात है यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये तो बेटा कितना बोला गया है, 210 है, a बेटा कितना बोला गया है यहाँ पे, दैट इज 21, n माइनस 1, n ही तो यहाँ पे हमने क्या करना है, विच टर्म निकालनी है, n माइनस 1, एंड डिफरेंस बेटा कितना है यहाँ पे 21 है। तो ये बेटा कितना बना यहाँ पे, आप खुद देखो जरा, इसको के साथ क्या कर दो, माइनस कर दो, 189 बना। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और इसको 21। तो देखो 21 दूसरी तरफ लेके चले जाओ और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा n माइनस 1, तो ये कितना बना आपके पास 9,
तो n माइनस 1 किसके इक्वल है 9, तो n बेटा किसके इक्वल आ रहा है आपका 10th टर्म। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है द 11th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, इसमें भी हम यही वाला सेम फॉर्मूला अपनाएंगे, दैट इज ए एन विच इज इक्वलेंट टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए यानी फर्स्ट टर्म बेटा आपके पास -5 है, डिफरेंस देखो यहाँ पे डिफरेंस बेटा -5/2 को फिर आपने क्या करना है माइनस ऑफ द -5, तो अभी सी बात है कितना हो जाएगा ये प्लस डिफरेंस जो है कितना आएगा बेटा 5/2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 11 टर्म यानी n की वैल्यू बेटा कितनी है 11 है, तो अभी सी बात है कि आपके पास a11 विच इज इक्विवेलेंट टू a की वैल्यू कितनी है -5। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11 माइनस 1, डिफरेंस कितना निकाला 5/2, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा ये -5 प्लस 10 इंटू 5/2, ये 5 के साथ चला गया, -5 प्लस 25 कितने आते हैं बेटा 20। ठीक है, 20 पॉजिटिव के हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है इन एन एपी ए की वैल्यू दी गई है बेटा, डी भी दिया गया है और एन 101 बोला गया है, तो पूछा गया है कि ए एन यानी ए एन जो है बेटा किसके इक्वल आएगा, तो इसमें भी यही सेम फॉर्मूला ए एन विच इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3.5, एन की वैल्यू बेटा कितनी है 101, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ 100, एंड डिफरेंस बेटा कितना बोला गया है 0 ही बोला गया है, तो इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा 0 ही आएगा। इट मीन्स ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 3.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब ये थे आपका पार्ट नंबर 2 में जहाँ पे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, जो जिनके टोटली जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल पूरे तरीके से क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।